नेहा अपने हाथों में एक बड़ा सा ईंट लेकर सामने वाले को धमका रही होती है। अगर आगे से मेरे घर के आसपास नजर भी आ गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। नेहा गुस्से में ईंट को फेंक देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब शाम को जब नेहा का भाई रवि घर आता है, तो नेहा को गुस्से में देखकर उससे सवाल करता है। नेहा, आज तुम गुस्से में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? भैया, होगा क्या? अरे सामने वाली है ना, उनसे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। अरे नेहा, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि यूं इस तरह पड़ोसियों पर गुस्सा नहीं करते। तू जानती है ना कि हमारे माँ पिताजी नहीं है, और जब माँ पिताजी नहीं होते तो ये पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। ऐसा आपको लगता है भैया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पड़ोसी अपने घर को तो संभाल नहीं पाए, वो दूसरों के काम में आएंगे। देखो भैया, अगर कोई भी मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक कर आपके या मेरे बारे में बुरा भला कहेगा, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, साफ कह देती हूँ। भला बुरा मतलब? सामने वाली कह रही थी कि माँ बाप नहीं है, इसलिए दोनों भाई बहन अपना खर्चा चलाने के लिए किसी को भी लूटते हैं। अरे हमने किसको लूट लिया? आप बताओ ना। आप मेहनत से 2 पैसे कमाते हो और उस 2 पैसे से हमारा घर चलाती हूँ मैं। आपने या मैंने किसी को लूटा है तो बताओ। नेहा की बात सुनकर रवि कुछ नहीं बोल पाता और थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो नेहा को ही शांत करवा देता है। दरअसल नेहा और रवि के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब नेहा केवल 5 साल की थी। तभी से रवि ने अपनी पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी का काम कर नेहा का पालन पोषण किया, और जब नेहा बड़ी हुई और उसने 12वीं पास करी, तो उसने भी अपने घर की जिम्मेदारी संभाली। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन जब रवि मजदूरी करके वापस आ रहा था, तभी उसे उसका दोस्त रास्ते में मिलता है और क्या बात है रवि, बड़े समय बाद दिख रहे हो। कैसे हो भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम बताओ, घर में सब ठीक है? आंटी अंकल सही है ना? अरे हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। वैसे तू बता, तेरी बहन का लड़ना अब कम हुआ कि नहीं? दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक औरत ने उन दोनों की बातें सुन ली। विवेक की बातों का जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, अरे विवेक बेटा, इसकी बहन का लड़ना कभी कम नहीं हो सकता। अरे बिन माँ बाप की औलाद है, पता ही नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अरे माँ बाप जिंदा होते तब तो नेहा को संस्कार दे पाते। भाई भी कितना ही कर देगा, बाहर काम पर ध्यान दे या अपनी बहन पर दे। बड़ी ही बदतमीज है इसकी बहन। अरे 2 दिन पहले अपने सामने वाले पड़ोसी से लड़ रही थी। बताओ, अगर आज माँ जिंदा होती तो क्या इस तरह इसकी जुबान खुलती? नहीं ना। उस औरत की बात सुनकर रवि अपनी गर्दन झुका लेता है, लेकिन ये सब देख विवेक को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो उस औरत को जवाब देते हुए कहता है, आंटी जी, मैं जानता हूँ कि रवि के माता पिता नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते आप लोग भी नेहा को चीजें समझा सकते हैं। बचपन से ही उसे माँ और पिता का प्यार नहीं मिला। अगर उस माँ बाप का प्यार मिला होता तो सच में शायद वो इस तरह चिड़चिड़ी नहीं होती। आप लोगों को शुरू से पता है कि उसके माँ पिता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसे अपनी बेटी समझने की बजाय पड़ोसी समझ लिया। अरे बचपन से उसे कोई अच्छी बुरी चीज नहीं सिखाई और उससे उम्मीद करते हैं कि वो सबसे अच्छे से बात करे। बेटा विवेक, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बोला था, लेकिन सच में तुम लड़कों की सोच ना कुछ ज्यादा ही अलग है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इसकी बहन के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम लोगों का कुछ चल रहा है क्या? उस औरत की ये बात सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फटकार लगाते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही सोचा आंटी, मेरा और नेहा के बीच में कुछ चल रहा है। आपको पता है ना, नेहा मेरे घर की होने वाली बहू है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं उसे पसंद करता हूँ और आने वाले समय में उससे शादी कर लूंगा। और आप एक पति के सामने उसकी पत्नी की बुराई कर रहे हैं, तो भला एक पति अपने पत्नी की बुराई कैसे सुन लेगा, जरा आप ही बताइए। विवेक की बात सुनकर वो औरत चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन विवेक की ये बात सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो विवेक से कहता है, दोस्त, ये तूने क्या कह दिया? तू जानता है ना, तूने गांव की किसी औरत के आगे यह बातें बोली, और वो अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के 4 गांवों में और गाना गा देगी कि रवि का दोस्त उसकी बहन से शादी कर रहा है।
हाँ तो इसमें बुरा ही क्या है रवि। देख आज मैं तुझे तेरी बहन का हाथ मांगने ही आ रहा था, लेकिन तू मुझे यहीं मिल गया। मैं तुझे कुछ बता पाता उससे पहले आंटी आ गई और वो मेरे आगे ही नेहा के बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगी। रवि तू जानता है मैं एक लौता लड़का हूँ, मेरे मम्मी पापा को भी तेरी बहन बहुत पसंद है और तेरी बहन मेरे घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। विवेक एक बहुत ही नेक और ईमानदार होने के साथ साथ दिल का अच्छा लड़का था, इसीलिए रवि विवेक से शादी के लिए मना नहीं करता और नेहा का रिश्ता विवेक से तय कर देता है। अब जब रवि घर आता है तो नेहा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नेहा कहती है, भैया ये क्या किया आपने? मेरी शादी अपने दोस्त से तय करके आ गए और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मुझे विवेक पसंद भी है या नहीं। देख नेहा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तेरी शादी करने तक की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे भी तेरी उम्र हो चुकी है और ये लोग तेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि तेरे लिए लोग उल्टा सीधा बोले। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रवि की बात सुनकर अब नेहा थोड़ी देर चुप हो जाती है, लेकिन फिर जब वो अपने भाई के जज्बातों को समझती है तो वो इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ आने वाले 1 महीने के अंदर विवेक और नेहा की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन उसे शुरू से ही माँ और पिता का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो आए दिन चिड़चिड़ी रहा करती। ऐसे ही एक सुबह, माँ जी मैं सुबह की चाय कैसे बनाऊं? अरे किचन में ना तो चाय पत्ती है और ना चीनी। अब आप बताइए विवेक जी, आप क्या पीकर जाएंगे? यहाँ तक कि पापा जी भी खाली पेट जाएंगे। आप तो जानती है ना कि पापा जी को सुबह की चाय की आदत है। अरे बहू तो क्या हो गया, अगर चीनी चाय पत्ती खत्म हो गई है तो तू यहीं रुक, मैं विवेक को उठा कर भेजती हूँ, वो दुकान से ले आएगा। नेहा का ऐसा चिड़चिड़ा बर्ताव देख उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि नेहा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए उसे माँ और पिता का प्यार चाहिए। थोड़ी देर में नेहा की सास विवेक के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए दुकान भेज देती है। अब कुछ ही देर में सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं, जहाँ नेहा की सास देखती है कि नेहा ढंग से कुछ खा नहीं रही थी, जिसे देखकर उसकी सास अब उसके बगल में बैठकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तो कुछ खा क्यों नहीं रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है माँ जी, बस यूं ही मन नहीं है खाने का, आप लोग खा लीजिए। ऐसे कैसे मन नहीं है? अरे जब तक तेरी सास जिंदा है तब तक वो तुझे भूखे पेट नहीं रहने देगी। अरे और नहीं तो क्या, वैसे भी सास माँ के समान होती है और ससुर पिता समान। अब तुम अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगी क्या? इतना बोलकर नेहा का ससुर ब्रेड पर बटर लगाकर अपनी पत्नी को देता है और नेहा की सास अपने हाथों से नेहा को वो ब्रेड बटर खिलाती है। ये देख नेहा की आंखें भर आती है, वो अपनी सास को गले से लगा लेती है। घर का इमोशनल माहौल देखकर विवेक बीच में ही मजाक करते हुए कहता है, अरे भाई सारा प्यार अपनी बहू पर ही लुटा दोगे या अपने बेटे के लिए भी छोड़ोगे? माँ पिताजी, आज तक आपने मुझे तो कभी ऐसे नहीं खिलाया जिस तरह आप नेहा को अपने हाथों से खिला रहे हो। विवेक की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। आज छुट्टी का दिन था, आज सभी लोग घर में थे। तभी रवि भी नेहा से मिलने उसकी ससुराल यानी अपने दोस्त के घर आता है, जहां वो अपनी बहन को अच्छे से रहता देखकर काफी खुश होता है। छुट्टी के दिन वो लोग हंसी मजाक में ऐसे ही समय बिताते हैं। अब आती है खाने की बारी। सभी लोग आज एक साथ खाना खा रहे थे। तभी नेहा का ससुर रवि के पास आता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तो वहीं नेहा की सास अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिला रही थी। ये देखकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम आंखों से कहता है, माँ पिताजी मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि अगर माँ पिता जिंदा होते तो वो बिल्कुल आपकी तरह होते। यहाँ आकर मुझे मेरे माता पिता की कमी पता ही नहीं लगी। सच में मेरी बहन को सास ससुर नहीं बल्कि माँ और पिताजी मिल गए। अरे मेरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तेरी भी उम्र हो गई है, तू भी अच्छी सी लड़की देख और शादी कर ले। अरे मेरे बेटे की शादी मैं करवाऊंगी। इतना बोलकर नेहा की सास रवि के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढती है और रवि की शादी कविता नाम की एक लड़की से हो जाती है। इस तरह रवि भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाता है
और नेहा भी अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। आनंदी और चेतन की शादी हुए लगभग 2 साल हो गए थे। दोनों पति पत्नी का रिश्ता बेहद अच्छा चल रहा था। आनंदी की सास सोनम उससे बहुत प्यार करती थी। सब सही था, बस इन सब में कुछ गलत था। तो वो था आनंदी का छोटा भाई मुकुल, जो हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी बहन के ससुराल आया रहता था। इस बात से परेशान होकर एक दिन सोनम चेतन से कहती है, चेतन बेटा, आनंदी बहू में तो कोई कमी नहीं है, हर गुण में अच्छी है, लेकिन उसका ये भाई यह क्यों थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहता है। ऐसा लगता है कि अपनी बहन के साथ दहेज में आ गया ये। वो अपने घर से ज्यादा अपनी बहन के ससुराल में पड़ा रहता है। बेटा, इस दहेज में लाई साले का तो कुछ कर, वरना ऐसा ना हो कि वह पूरा हक जमा कर हमारे घर में बस जाए। हाँ माँ, मैं आनंदी से इस बारे में बात करूँगा। चेतन और सोनम इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मुकुल आ धमकता है और उसे देखते ही चेतन और सोनम का मुंह बन जाता है। तभी आनंदी वहाँ आती है और मुकुल से बोलती है, अरे भाई, आ गया तू? आजा, खाना बन गया है, खाना खा ले। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आया हूँ। मेरी बहन ने खाना बनाया और उसी टाइम पे मैं आ गया। दीदी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, मुफ्त का राशन पड़ा हुआ है ना, जो खाने बैठा है। खा खा, तू भी खा। अरे आंटी जी, कुछ कहा क्या आपने? ओह सॉरी, मैं तो नमस्ते करना भूल गया। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। इतना कहने के बाद मुकुल फटाफट से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मुकुल बहुत ही ज्यादा मुंहफट और किसी के भी काम में दखल अंदाजी करने वाला इंसान था। फिर चाहे वो सोनम की पड़ोसन के साथ बैठकर चुगली की आदत हो, या जीजा के ऑफिस का काम हो, या फिर उसका पर्सनल टाइम हो, मुकुल को हर जगह अपनी नाक घुसानी होती थी। ऐसे ही एक दिन आनंदी और चेतन बाहों में बाहें डाले एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी मुकुल अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खोल देता है, जिसे देख चेतन को गुस्सा आता है और वह बोलता है, अरे मुकुल, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, इतना भी नहीं पता तुम्हें? ओह सॉरी सॉरी, अब मुझे नहीं पता था आप लोग किस कर रहे हैं। अब मेरा मतलब है कि आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब कम से कम बोलने लगो तो सोच तो लिया करो, क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या काम है, क्यों आए हो? वो मुझे दीदी से कुछ काम था। अगर आप लोगों का खत्म हो गया हो तो मैं दीदी को लेकर जा रहा हूँ। चलो दीदी। अरे शुरू ही कहाँ हुआ था जो खत्म हो जाएगा। आनंदी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने भाई के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। तभी चेतन बोलता है, इस साले ने सच में मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इस दहेज में आए साले को वापस मायके ना पहुंचा दिया ना, तो मेरा नाम भी चेतन नहीं, जब देखो बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़ता है। तमीज नाम की ऊपर से कोई चीज नहीं है इसमें। इतना कहकर चेतन अपने कामों में लग जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। जहाँ पहले मुकुल कुछ दिनों के लिए आया जाया करता था, लेकिन अब तो वो अपनी बहन के ससुराल में परमानेंट फिक्स होकर बैठ गया था। ऐसे ही एक दिन रात को जब आनंदी और चेतन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी मुकुल जोर से चिल्लाता हुआ उनके कमरे में घुस जाता है और बोलता है, दीदी, जीजा, मैंने ना एक बहुत ही डरावनी पिक्चर देखी। भूत वाली मूवी का नाम था मैं तेरा खून पी जाऊंगी। उसमें भूत भी कहती थी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तुझे जान से मार दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगा। मुझे प्लीज यहाँ सोने दो। मुकुल, तुम्हें पहले पिक्चर देखने की जरूरत ही क्या थी, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डर लगता है। खैर कोई नहीं, आओ तुम सोफे पे सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, सोफे पे नहीं सोऊंगा। सोफे पे सोया और वो भूतनी आके मुझे उठा के ले गई तो नहीं नहीं, मैं तो आप दोनों के बीच में ही सोऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे अकेला नहीं सोना है। आओ आओ, घुस जाओ हमारे बीच में, यहीं बैठ जाओ। आप गुस्सा मत कीजिए ना, कोई बात नहीं, डर गया होगा बेचारा। एक ही रात की तो बात है, हम सुला लेते हैं, क्या हो जाएगा। अरे यार आनंदी, इस दहेज में आए साले से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे अरे, हमारी भी तो कोई प्राइवेसी है ना। मैं समझ सकती हूँ, एक ही रात की बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। अरे आप लोग क्या आपस में बातें किए जा रहे हो? मुझे नींद भी आ रही है, सोने दो ना मुझे। इतना कहकर मुकुल फटाफट से बेड के बीचों बीच सो जाता है और उसके बाद एक तरफ आनंदी और एक तरफ चेतन सो जाते हैं। मुकुल की ये सारी हरकतें चेतन अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर
सोनम का तो सिर ही घूम जाता है और एक दिन सोनम आनंदी से कहती है, आनंदी बेटा, तू अपने भाई को समझाती क्यों नहीं है? अरे अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, उसे कोई काम धंधा करना चाहिए। कब तक ऐसे ही अपनी बहन के ससुराल में रहेगा? अरे मैंने मुकुल से कहा था कि वो नौकरी ढूंढ ले, और वो ढूंढ भी रहा है, लेकिन मिल ही नहीं रही है। अब क्या ही करे बेचारा। उसे जैसे ही नौकरी मिलेगी वो यहाँ से चला ही जाएगा। बेटा तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर और जितना जल्दी हो सके अपने भाई को घर भेज दे अपने, वरना ऐसा ना हो कि तेरे भाई के कारण तेरा रिश्ता खराब हो जाए। अपनी सास का इशारा आनंदी समझ जाती है और सोनम वहाँ से चली जाती है। आनंदी को समझ आने लगा था कि मुकुल की हरकतों से अब सभी बहुत परेशान हो रहे हैं, साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है, जिस वजह से आनंदी को अपने ससुराल में आए अपने भाई को अब परमानेंट ही बाहर निकालना होगा। ऐसे ही आनंदी एक दिन फोन करके अपनी दूर की ननद माधुरी को बुलाती है। माधुरी बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। माधुरी जैसे ही घर में आती है तो उसे देखकर मुकुल के दिल में प्यार के फूल खिल जाते हैं और माधुरी भी मुकुल को अपनी अदाओं में फंसा लेती है और उससे झूठे प्यार का नाटक करती है। ऐसे ही एक दिन मुकुल माधुरी से बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करोगी मुझसे? शादी और तुमसे कभी भी नहीं। पर क्यों, क्या कमी है मुझ में? अरे इतना अच्छा दिखता हूँ यार। तुम में अच्छा ही क्या है, पहले वो तो बताओ ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा खुद का क्या स्टैंडर्ड है? तुम सारा दिन बस अपनी बहन के ससुराल में पड़े रहते हो, मुफ्त का राशन खाते हो और अपने जीजा के पैसे पर मौज करते हो। इससे ज्यादा क्या पहचान है तुम्हारी? असली मर्द तो वो होता है ना जो खुद के दम पर खड़ा हो, जो अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे, एक अच्छी जॉब करे। अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो ना तो ही मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना तो मेरे बारे में सोचना भी मत। और वाय द वे, मेरे पीछे ना लड़कों की लाइन लगी हुई है। माधुरी की बातें सुनकर मुकुल को झटका लगता है। कुछ दिनों बाद माधुरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी कही बातें मुकुल के दिल पर छाप छोड़ जाती हैं। जिसके बाद मुकुल अपना सारा सामान पैक करके हॉल में पहुँचता है, जहाँ चेतन, आनंदी, सोनम तीनों बैठे थे। मुकुल के हाथों में सामान देख आनंदी बोलती है, मुकुल तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ दीदी, मैं घर वापस जा रहा हूँ। वहाँ काम करूँगा और काम करने के बाद अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा। यहाँ कब तक रहूंगा? अरे अरे क्या 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 क्या, क्या बोला? साले साहब वापस जा रहे हैं? अरे अरे क्या बात है, दहेज में आए साले साहब वापस मायके चले? अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे जीजा, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि सच है। और हाँ, मैंने जो कुछ भी किया ना आप लोगों के साथ, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आपको बहुत परेशान किया मैंने। और आंटी जी, आप भी माफ कर दीजिएगा, आपको भी बहुत तंग किया है मैंने। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो गया था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, जैसे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था मैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है, अकल आ चुकी है मुझे। अब मैं खुद की पहचान बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत कामयाब बनूं। इतना कहकर मुकुल सभी का आशीर्वाद ले वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आनंदी सारी सच्चाई सबको बताती है और इस तरह दहेज में आए हुए साले से आनंदी के ससुराल वालों को छुट्टी मिल जाती है। हाँ, ये कहानी पूजा की है, जिसे सर्दिया बहुत पसंद थी। अरे पूजा, उठ जा, सुबह के 7 बजने को आए हैं। देखो कॉलेज नहीं जाना क्या? और तेरा पानी मैंने गर्म कर दिया है, तू जाके नहा ले, वरना बाहर तो इतनी ठंड हो रही है, बस पूछ मत। माँ, ठंड तो बस हमारी बातों में होती है, और वैसे भी ठंडे पानी से नहाने से ठंड नहीं लगती, इसलिए गर्म पानी आप अपने लिए रखो, मैं चली ठंडे पानी से नहाने। अरे नाच बेटी, कभी तो मेरी बात सुन लिया कर, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। क्या माँ, अब नहाने में भी मैं आपकी सुनूं? अरे कमीनी कहेगी, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? मैं तेरे को बोल रही हूँ ना, ठंड में और ठंडे पानी से नहाना मौत को दावा देना है। अरे माँ, आज तक तो मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? इसलिए अब ज्यादा मत सोचो, मैं चली नहाने। अरे क्या करूँ इस नासपीटी का, मेरी बात तो कभी समझती ही नहीं है। जा, मर जा। शोभा अपनी बेटी को समझा समझा कर थक चुकी थी, पर पूजा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और वो ठंडे पानी से नहाकर खुद को बहुत फ्रेश फील करती है। अब हुई ना शरीर की थकान दूर। ठंडे ठंडे पानी से नहाने का ना मजा ही कुछ और होता है।
अब पूजा तैयार होकर कॉलेज जाती है और इसी तरह समय बीतता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। पूजा का रिश्ता सौरभ नाम के एक लड़के से तय कर दिया जाता है जो अच्छे घर का था। अब ठंड भी आ चुकी थी तो शादी से पहले शोभा अपनी बेटी को कुछ अच्छी बातें सिखाती है। देख बेटा, ये तेरा मायका था, तूने जैसा करना था तू वैसे ही करती रही और मैंने देखो कुछ कहा नहीं, थोड़ा बहुत कहा लेकिन तेरे भले के लिए। लेकिन अब तेरा ससुराल भी है, अगर वहाँ पर किसी को पता चला कि तू ठंड में ठंडे पानी से नहाती है, तेरे को तो पागल ही समझेंगे बेटा। इसलिए बेटा मेरी बात मान, गर्म पानी से नहा लियो वहाँ पर। माँ, आपकी नजर में ठंडे पानी से नहाने वाले लोग पागल होते होंगे, पर मेरी नजरों में नहीं। और आप इस चीज की चिंता मत करो, मुझे जैसे नहाना है ना मैं वैसे ही नहाऊंगी। इस लड़की को कितना समझाऊं कि समझती नहीं है। अपने ससुराल वालों से ना गालियां खिलवा के रहेगी ये मुझे। अरे ये तो कुत्ते की पूंछ जैसी है, जितना सीधा करना चाहो उतनी टेढ़ी हो जाती है ये तो। अरे माँ, आपको कभी भी कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप चिंता मत करो। पूजा आखिरी बार भी अपनी माँ की बात नहीं सुनती और इस तरह पूजा की शादी सौरभ से हो जाती है। और शादी के कुछ ही दिनों बाद अरे पूजा, तुम सुबह 6 बजे बाथरूम से निकल रही हो, वो भी नहा धोकर। अरे हमारे घर में तो गीजर भी नहीं है और तुमने पानी भी गर्म नहीं करा। इसका मतलब तुम ठंडे पानी से नहा कर आई हो। हाँ तो क्या हो गया सौरभ जी, चलिए आपका पानी गर्म कर देती हूँ। आपको तो बाकी लोगों की तरह ठंड में गर्म पानी से नहाने की आदत होगी ना, आप गर्म पानी से नहाइए जब तक मैं जाकर बाकी के काम कर लेती हूँ। इतना बोलकर पूजा काम करने के लिए रसोई में जाती है और सौरभ बाथरूम में जाकर सिर्फ मुंह धोने के लिए पानी को छूता है। अरे दादा, ये पानी है या बर्फ? इतने ठंडे पानी से इतनी सुबह, वो भी ठंड में, कौन नहाता है? अब मानना पड़ेगा पूजा को, इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रही है, उसकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खैर मेरा पानी तो गर्म हो गया है, मैं तो गर्म पानी से ही नहाऊंगा। मैं अपनी बीवी की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ कि ठंडे पानी से नहा लूं। अब सौरभ भी जल्दी से नहाकर तैयार हो जाता है और ऑफिस चला जाता है और इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सौरभ अपने ऑफिस के सिलसिले से शहर से बाहर की तरफ जाता है, जिस वजह से पूजा की सास शांति कुछ दिन उसके कमरे में सोने का फैसला करती है। बहू, घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। सौरभ भी बाहर गया है, इसलिए सोच रही हूँ कि ठंड में हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाएं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। नहीं माँ जी, भला मुझे क्या दिक्कत होगी, आज आप सो जाइए जब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ। दरअसल मुझे 2 टाइम नहाने की आदत है। बहू वो सब तो ठीक है, पर ठंड ज्यादा हो रही है, मैं तो कहती हूँ रात में नहाना ही छोड़ दे। अरे माँ जी, जब तक मैं रात में नहा नहीं लेती हूँ ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। बस शावर ही तो लेना है, मैं अभी आती हूँ। क्या तू इतनी ठंड में, वो भी रात के समय शावर लेगी? बहू हमारे घर में तो गीजर भी नहीं लगा है और तूने अभी पानी भी गर्म नहीं किया है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। माँ जी, जब मैं 12 साल की थी ना, तब से मैं इस कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाती आ रही हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, ठंड में एक भी दिन बीमार नहीं पड़ी। और वैसे भी जो गर्म पानी से नहाता है ना, वो बीमार पड़ता है। ठंडे पानी से नहाना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, आप फिक्र मत कीजिए। अरे बाप रे, इतनी ठंड में तो नहाने के नाम से ही कपकपी छोड़ रही है। और मेरी बहू को देखो कैसे ठंडे पानी से नहाने जा रही है। खैर जैसी जिसकी मर्जी, मैं सो जाती हूँ। अब शांति को ये बात पता चलती है कि उसकी बहू इतने ठंडे पानी से नहाती है, तो ये सुनकर वो थर-थर कांपने लगती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह शांति देखती है कि उसकी बहू कड़ाके की ठंड में पानी से निकल कर आती है, जो ठंडे पानी में नहा कर आई थी। अरे बहू, तुझे इस ठंड में ठंडे पानी से नहाता देख मुझे ठंड लग रही है। तुझे देखो, देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ ठंड भी है। तू कितने आराम से ठंडे पानी से नहा रही है। माँ जी, इसीलिए तो मैं सौरभ जी से कहती हूँ कि वो भी ठंडे पानी से नहाया करें। उन्हें तो बहुत ठंड लगती है और मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो। चलिए जाकर नाश्ता बना लेती हूँ मैं। और हाँ, सौरभ जी का फोन आया था रात को, वो कल तक घर आ जाएंगे। इतना बोलकर पूजा रसोई में जाकर ठंडे पानी से काम करने लगती है। अपनी बहू को ठंडे पानी से नहाता देख और काम करता देख शांति तो दंग रह जाती है। और अब इस तरह कुछ और दिन भी बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। अरे पूजा, तुम्हें पता है ठंड ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तुम हो कि अब भी ठंडे पानी से नहा रही हो। बहू, न्यूज में आया है 3-4 दिन ठंड और बढ़ेगी, इसलिए मेरी तुझसे विनती है कि तू कुछ दिनों तक गर्म पानी से नहा, ताकि बीमार न पड़े। अगर इस ठंड में बीमार पड़ गई ना, तो लेनी के देने पड़ जाएंगे।
क्या हो गया आप दोनों को? जस्ट चिल, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा है ना कि मेरी आदत है ठंडे पानी से नहाने की। शांति और सौरभ के बार बार समझाने पर भी पूजा किसी की बात नहीं सुनती और जल्दी ही मौसम बिगड़ जाता है। ज्यादा ठंड होने की वजह से ऑफिस और स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं, जिस वजह से सौरभ भी घर पर बैठकर ही अपने ऑफिस का काम करता है और पूजा किसी की नहीं सुनती और ठंडे पानी से नहाती है। तुम नहीं मानने वाली ना? तुम एक दिन भी गर्म पानी से नहीं नहा सकती ना? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम ठंडे पानी से नहाकर बीमार हो गई तो मैं डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने वाला। हाँ तो आपको बोल ही कौन रहा है कि मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो? अरे हम डॉक्टर के तो तब जाएंगे ना जब मैं बीमार पड़ूंगी। अब जब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरी आदत है ठंड में ठंडे पानी से नहाने की, तो आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी? अरे वो तो तुम्हें समय बीतने पर समझ आएगा। समझ जाओ, अभी भी समय है। ठंड के साथ मजे मत लो। अगर ठंड ने तुम्हारे मजे ले लिए ना तो बिस्तर पकड़ लोगी। वो तो समय बताएगा सौरभ जी, इसलिए अब आप अपना काम कीजिए, मैं चलिए आराम करने। ठीक है, करो अपने मन की। और हाँ, यहाँ से तुम मत जाओ, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझाना मतलब दीवार में सर मारना। सौरभ को पूजा की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता, उसे डांट कर चला जाता है। पूजा फिर भी किसी की बात नहीं सुनती और रोज की तरह ठंडे पानी में नहाती है, जिस वजह से एक दिन उसकी सच में तबीयत खराब हो जाती है। अरे मुझे लगता है जुकाम हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगता है ठंडे पानी में नहाने से मेरी तबीयत खराब हो गई। बाहर कितनी ठंड हो रही है और आज तो ये कपकपी भी नहीं जा रही मेरे अंदर से। अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो सब मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, दवाई खाकर सो जाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठंड में ठंडे पानी की वजह से पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो किसी को ये बात नहीं बताती। बहू क्या बात है, तेरी आंखें लाल हो रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अगर तेरी तबीयत ठीक है तो तेरी आंखें क्यों लाल हो रही है? वो दरअसल माँ जी, मेरी आंखों में ना कुछ चला गया था, इसलिए मेरी आंखें लाल हो रही हैं, पर थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। सौरभ बेटा जल्दी आ इधर, देख बहू बेहोश हो गई है। बहू आंखें खोल, बहू तुझे हुआ क्या है आखिर? अरे ये किसी की नहीं सुनती माँ। मैंने इसको 10 बार बोला कि तू ठंडे पानी से मत नहा, लेकिन देखो इसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। अरे ये सब छोड़, उसको हॉल में लेके चल और डॉक्टर को फोन करके बुला कि आखिर मेरी बहू को हो क्या गया है। माँ आप इसका ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सौरभ जल्दी से पूजा को हॉल में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि पूजा को निमोनिया हो गया है। निमोनिया काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कम से कम 10 दिन बेड रेस्ट करना होगा। इस टाइम पर इन्हें बिस्तर से ना उतरना है, ना इन्हें ठंडे पानी को छूना है। अगर इन्होंने लापरवाही की फिर इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखना। क्या बताऊं डॉक्टर आपको, मेरी बहू तो सुनती ही नहीं है। अब हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अगर उसने बताया होता कि इसकी तबीयत खराब है तो हम इसे कोई काम ही नहीं करने देते। कोई बात नहीं माता जी, आपकी बहू ठीक है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना होगा और इनको समय समय पर दवाई देते रहना और इनका ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर के जाने के बाद पूजा होश में आती है और शांति और सौरभ पूजा को डांटते हैं। कर लिया ना अपने मन की, पड़ गई ना बीमार। अब पता चला क्यों हम तुझे ठंड में ठंडे पानी से नहाने से मना करते हैं। अरे माँ किसे समझा रही हो? इसे समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। और पूजा तुम, मैं तो कहता हूँ अभी भी ठंडे पानी से नहाना जारी रखो। अरे जब तक तुम्हारी सांसें रुक नहीं जाती ना, ठंडे पानी से ही नहाओ तुम। पति का गुस्सा और सास की नाराजगी देखकर पूजा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो सर झुकाए माफी मांगते हुए कहती है, हो सके तो मुझे माफ कर दो माँ जी। अब इस मोटी बुद्धि में आप लोगों की बात घुस चुकी है। आप लोग सही कहते थे, मुझे ठंड के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। देखिए आज कितनी तबीयत खराब है मेरी। अब से मैं कसम खाती हूँ कि अब से कभी भी ठंडे पानी से नहाने तो दूर की बात है, मैं ठंडे पानी से मुंह भी नहीं धोऊंगी। चलो देर से ही सही, को अकल तो आई। सही कह रहा है बेटा, देर आए पर दुरुस्त आए। इस तरह कड़ाके की ठंड में जब पूजा बीमार पड़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ठंड में ठंडे पानी से नहाना कोई मजाक नहीं है। जिसके बाद वो फिर कभी ठंडे पानी में नहीं नहाती और हमेशा ही अपने घर वालों की बातों को भी सुनती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।